हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये जो फाउंडेशन कोर्स है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। क्लास यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो है वो 2025 के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस मैं बता दूं यूपीपीसीएस 2025 के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, जिसमें कि आपको 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। तो रिवीजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एक कोर्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगी कि यूपीपीसीएस 2024 के लिए लॉन्च किया गया है मॉक टेस्ट, जिसमें कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसके कि आंसर्स आप लिखकर हमें सेंड करते हैं। प्लस 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स आपको कोचिंग द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हर टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके पास हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर इनमें से किसी भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्लास मैं थोड़ा सा स्लाइड के किनारे हो जाती हूँ यहाँ पर स्क्रीन के, ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे। प्राच्यविद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एशिया की भाषा और संस्कृति का विद्वतापूर्ण ज्ञान रखने वालों को प्राच्यविद कहा जाता था। विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक प्राच्यविद थे। तीसरा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने प्राच्यविद का विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट की बात की गई है और बोला गया है कि कौन ओरिएंटलिस्ट है। ओरिएंटलिस्ट वो लोग हैं, वो स्कॉलर्स हैं जो कि लैंग्वेज और कल्चर को स्टडी करते हैं एशिया के। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट जो हैं वो लैंग्वेज और कल्चर को स्टडी करते हैं एशिया के, उनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, उन स्कॉलर्स को। दूसरा दिया गया है विलियम जोन्स एंड हेनरी थॉमस कोलब्रुक वेयर द ओरिएंटलिस्ट। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने अपोज किया था ओरिएंटलिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। 1, 2, 3 में से करेक्ट स्टेटमेंट। याद करिए, मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया है, जब हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन कब रखा गया है, 1784 में। और किसके समय रखा गया है, विलियम जोन्स के समय। ठीक है, याद है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मेन पर्पस क्या था, भारत के कल्चर को स्टडी करना, यहाँ के टेक्स्ट को स्टडी करना, लिटरेचर को स्टडी करना। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी ये सारी चीजें। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट करेगी। ओरिएंटलिस्ट कौन है यहाँ पर, ओरिएंटलिस्ट कौन है जब हम प्राच्यविद की बात कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं जो भारत के और अरब के कल्चर को, लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। क्लियर है क्लास। चलिए अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में ही आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी अगर पूछेगा तो 1784 में। कौन था, विलियम जोन्स थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, किसका समय था अगर पूछेगा, कौन गवर्नर जनरल था, तो आप क्या बताएंगे, वॉरेन हेस्टिंग बताइएगा, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है क्लास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और मेन पर्पस क्या था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, हाँ कहाँ पर ये था, तो ये कोलकाता में,
कोलकाता में। और इसका मेन एम क्या था? टू स्टडी द कल्चर, टेक्स्ट, लिटरेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के कल्चर को स्टडी करना, यहाँ के टेक्स्ट को स्टडी करना, ठीक है, यहाँ के लिटरेचर को, बुक्स को स्टडी करना। और आप देखते भी हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई बुक्स को ट्रांसलेट भी किया था। कालिदास की कई बुक्स को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था। जब हम जेम्स प्रिंसेप की बात करते हैं, जेम्स प्रिंसेप का नाम सुना है ना आप लोग ने? जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? जो अशोका के जो इंस्क्रिप्ट थे उसको डेसिफर किया था ना, जो ब्राह्मी में अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उनको ट्रांसलेट किया था। किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। जेम्स प्रिंसेप भी किससे जुड़े हुए थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और प्रश्न को हम देखेंगे तो चीजें क्लियर होती रहेगी। यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यह कथन कहने के लिए कौन जाना जाता है? किसने यह कथन कहा था? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के बराबर है। अब आप देखिए, बोला जा रहा है यूरोपीय लाइब्रेरी की खाली एक शेल्फ जो है वो भारतीय और जो आपके अरब की पूरे देशों के साहित्य के बराबर है। तो क्रिटिसाइज ही तो किया जा रहा है भारत के, अरब के लिटरेचर्स को, स्क्रिप्ट्स को क्या कर रहे हैं ये लोग? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो किसने क्रिटिसाइज किया था यहाँ पर? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है मैकाले, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विलियम जोन्स, तीसरा जेम्स मिल और चौथा दिया गया है हेनरी थॉमस कोलब्रुक। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है मैकाले। मैकाले द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैकॉले से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। मैकॉले की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप याद रखिएगा मैकॉले का मिनट, ठीक है, मैकॉले का मिनट, ये आपका विलियम बेंटिक का समय है। विलियम बेंटिक का समय है जिस समय मैकॉले ने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। पेपर में पूछा जाता है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी वो किससे रिलेटेड थी? वो वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड थी। मैकॉले मिनट में भी मैकॉले ने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया है। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट जो है उनको क्रिटिसाइज किया है इसने। मैकॉले कहता है कि मैं एक ऐसे इंडियंस तैयार करूंगा जो कि कलर और ब्लड से तो इंडियन होंगे लेकिन उनका टेस्ट, उनका रहन सहन, उनके बोलने का स्टाइल सब यूरोपियंस की तरह होगा। समझ में आ रहा है? सब यूरोपियंस की तरह होगा। तो जो मैकॉले है वो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब वो भारतीय कल्चर, स्क्रिप्ट, लिटरेचर को क्या कर रहा है? नीचा दिखा रहा है और वेस्टर्न एजुकेशन को वो प्रमोट करना चाह रहा है। ठीक है, और भारतीयों को भी वो क्या कहना चाह रहा है कि आपको भी वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि आप भी यूरोपियंस के टेस्ट आप में डेवलप हो। तो ये मैकॉले ने बोला। और मैकॉले का डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी में मैकॉले क्या कहता है क्लास, कि मैं एलाइट वर्ग जो कि अपर क्लास है भारत में, उनको वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा और धीमे धीमे छनते ये वेस्टर्न एजुकेशन लोअर क्लास तक भी पहुंच जाएगी। तो एलाइट क्लास को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात ये करता है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी में, जो कि छनते सारी क्लासेस को अपने उसमें दायरे में ले आएगी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बनता है। और डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकॉले जब था उस समय कौन था? विलियम बेंटिक भी था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। मैकॉले ने ये जो स्टेटमेंट था कि हमारे यहाँ की यूरोप की जो एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ अगर हम देख लें तो वो पूरी नॉलेज जो यहाँ पर भारत और अरब में है उसके इक्विवेलेंट है। तो ये स्टेटमेंट मैकॉले ने इसलिए दिया था क्योंकि वो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करना चाहता, उन पर अटैक करना चाहता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो मैकॉले है वो भारतीयों को अनसिविलाइज्ड समझता था, इंडिया को वो एक असभ्य कंट्री की तरह देखता था। ठीक है, और क्या कहता था, जब हम इनको वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो हम इनको सभ्य कंट्री बनाएंगे। अब आप सोचिए मैकॉले को क्या लगता था?
तो ये चीज थी, ये याद रखिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे पूछ ले, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला हम देखें, वेलेस्ली की बात की गई है, ठीक है। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। उन्हें लंदन में निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। वे भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे। वे विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे। आखिरी है, भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे वो। तो यहाँ पर बताइए, जब हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात कर रहे हैं तो जो वेलेस्ली का फोर्ट विलियम कॉलेज है उसका मेन पर्पस क्या था, ये चीज़ मैंने आपसे इसके पहले वाली क्लास में भी डिस्कस की थी फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। इसीलिए मैं कह रही हूँ सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो स्टैब्लिश किया गया था वेलेस्ली के समय, उसका मेन पर्पस था भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना, ठीक है, ट्रेन करना। वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर क्लास 1-2 पॉइंट मैं बताऊंगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की, जिसको कि किसने स्टैब्लिश किया था, वेलेस्ली ने स्टैब्लिश किया था। कब स्टैब्लिश किया था, 1800 में स्टैब्लिश किया था, याद रखिएगा। किस लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देने के लिए ब्रिटिश सिविलियंस को, ठीक है, प्रशासनिक शिक्षा देने के लिए जो ब्रिटिश सिविलियंस थे उनको। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था। ईस्ट इंडिया कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कॉलेज था वो भारत में नहीं, वो इंग्लैंड में स्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखिएगा। इसका भी मेन पर्पस क्या था, ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए क्या, जो आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको तैयार करना, ठीक है, उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग देना। ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे वेलेस्ली की, तो वेलेस्ली ने, याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है कलकत्ता में 1800 में। क्यों, ट्रेन करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, जिसको कि फोर्ट विलियम कॉलेज को डेलहाउजी जो है वो 1854 में डिसॉल्व कर देता है। 1854 में उसको कौन डिसॉल्व करता है, फोर्ट विलियम कॉलेज को, लॉर्ड डेलहाउजी। क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, एंग्लिसिस्ट की बात की गई है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच विवाद किससे जुड़ा था, ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, और एंग्लिसिस्ट, ठीक है, इनके बीच में विवाद किससे जुड़ा था बताइए, एजुकेशन से ना, शिक्षा से। यहां पर जब हम ओरिएंटलिस्ट की बात करते हैं तो ये इंडियन कल्चर, स्क्रिप्ट, लिटरेचर को सपोर्ट करते हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जैसे विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम एंग्लिसिस्ट की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को, जैसे कि मैकॉले की बात अभी हमने की। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। समझ में आ रहा है ना क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, मैकॉले से ही रिलेटेड दिया गया है। मैकॉले के मिनट के बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो बताइए ये किस वर्ष लागू हुआ था, 1830 में, 1832 में, 1835 में या फिर 1838 में। तो याद रखिएगा मैकॉले के जो मिनट था उसके बाद अगर हम देखें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो था वो 1835 में लागू हुआ था। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया था कि इंग्लिश को हम,
यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। अगर किसी को हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, उच्च शिक्षा की बात करेंगे, तो उच्च शिक्षा जो है वो इंग्लिश माध्यम में दी जाएगी, अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम में दी जाएगी। ये बोला गया था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कोलकाता, मद्रास एंड बनारस संस्कृत कॉलेज को यहाँ पर टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कोलकाता, कोलकाता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा मैंने उसको कोलकाता मद्रास पढ़ दिया, वो मदरसा है, कलकत्ता मदरसा, ठीक है। आपको पता है कि कलकत्ता मदरसा की बात करें या फिर हम संस्कृत कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों थे ये ओरिएंटलिस्ट विचार के थे, ठीक है। तो वहां पे जो ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की बात यहां पर की गई थी, ये याद रखिएगा। अच्छा क्लास, थोड़ा सा हम यहां पर ध्यान दीजिएगा। जब हम संस्कृत कॉलेज की बात करते हैं तो एक संस्कृत कॉलेज से आपके वो भी जुड़े हुए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब हम बात करते हैं तो वो विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है ना, विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, मतलब प्रमोट किया था, और उन्होंने अपने बेटे नारायण विद्यासागर का विवाह एक विडो से कराया था, एक विधवा से कराया था। वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, अभी रुकते हैं यहाँ पर। अभी तो बस इस पे याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 की, तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में बोला गया था जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, उच्च शिक्षा है, वो इंग्लिश मीडियम में दी जाएगी, ठीक है। और जैसे कलकत्ता मदरसा संस्कृत कॉलेज की हम बात करें, यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा था, मतलब इंडियन टेक्स्ट और लिटरेचर को प्रमोट किया जा रहा था, उस पर रोक लगाने की बात कही गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक तरीके से ये लोग एंग्लिस्टिक को प्रमोट कर रहे थे। चलिए वुड डिस्पैच की बात करते हैं। वुड के 1854 के डिस्पैच में शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया है, यहां पर ध्यान दीजिए। मूल भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन, भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का उपयोग करने वाले लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, पारंपरिक भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्कवाद का परिचय देना। अब यहाँ पर वुड डिस्पैच की बात कर रहे हैं क्लास, तो ये मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, जो वुड डिस्पैच है वो भी आपका किससे रिलेटेड है, वो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, लिटरेसी से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर वुड डिस्पैच में भी क्या बोला जाएगा, इंग्लिश मीडियम को, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कही जाएगी। यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ, ये आपका सी जो है वो सही उत्तर है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का उपयोग करने वाले लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना वुड डिस्पैच में कहा गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट चीज जो बताने जा रही हूँ। वुड डिस्पैच की जब हम बात करते हैं, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है भारत में। पूछा जाएगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे वुड डिस्पैच 1854 में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वुड डिस्पैच में क्या कहा गया था, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स है, यहाँ पर तो वेनाकुलर लैंग्वेज जो लोकल बोलचाल में इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जब हम हाई स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पर एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। और कॉलेज लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर एजुकेशन का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, जब हम वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। वुड डिस्पैच में बोला गया कि जो प्राइमरी स्कूल्स है वहां पर उनके लोकल लैंग्वेज में, वेनाकुलर लैंग्वेज में उनको शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपरी क्लास में पहुंचेंगे, जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो अंग्रेजी होना चाहिए, और उच्च स्तर पर जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। क्लियर? अब समझ में आ गया? चलो आ गया होगा। अगला देखते हैं, यहां पर विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में मद्रास और बॉम्बे में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने और सुधार
और सुधार का सुझाव देने के लिए एडम को नियुक्त किया था। ठीक है। दूसरा दिया गया, उन्होंने शिक्षा की लचीली प्रणाली को शामिल करने की आवश्यकता का सुझाव दिया था। बताइए, यहाँ पर विलियम एडम की रिपोर्ट की बात की गई है जो कि उन्होंने दिया था विलियम बेंटिक के समय। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है विलियम बेंटिक जो कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसने अपॉइंट किया था एडम को 1835 में। ठीक है, किस लिए? टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन मद्रास एंड बॉम्बे। ये आपका गलत है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मद्रास में नहीं बंगाल में। ठीक है, बंगाल में सर्वे करने के लिए बोला गया था। हाँ, ठीक है। एडम ने यहाँ पर विलियम एडम ने सजेस्ट किया था टू नीड टू इनकॉर्पोरेट फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने शिक्षा की लचीली प्रणाली को शामिल करने की आवश्यकता का सुझाव दिया था, ये आपका सही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है क्लास, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलियम एडम को अपॉइंट किसने किया था? विलियम बेंटिक ने 1835 में। लेकिन इन्होंने स्टेट ऑफ एजुकेशन की बात की थी मद्रास में नहीं, ध्यान दीजिएगा, मद्रास और इस जगह नहीं, बंगाल और बिहार में, कि किस तरीके के रिफॉर्म्स लाने चाहिए। क्लियर है क्लास? चलो, एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न है आज के। लास्ट क्लास में जो हमने प्रश्न देखे थे वो आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, आज एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न है। तो कुछ प्रश्न आप लोग को डिफिकल्ट भी लग रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इन सब प्रश्नों को देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा तो हमेशा याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के संदर्भ में श्री अरविंदो घोष के अनुसार इसका लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था बताइए? राष्ट्रीय शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है और अरविंदो घोष की बात की गई है। नेशनल एजुकेशन का लक्ष्य क्या था यहाँ पर? बताइए क्लास, सही उत्तर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, छात्रों में नैतिक चरित्र का निर्माण करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं तो नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने का मेन जो कारण था वो था छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। आप देख रहे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पर अंग्रेजी को प्रमोट किया जा रहा है, इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ जो हमारे स्क्रिप्ट हैं उसको भी तो पढ़ा जाए, जो हमारे वेद हैं उसको भी तो पढ़ा जाए। ठीक है, बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? बैक टू वेदास। तो हमारे जो स्क्रिप्ट है, हमारी जो कल्चर है, हमारे जो टेक्स्ट हैं, उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, ये नहीं कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के चक्कर में एकदम यूरोपियन ही बन जाए, जो कि मैं कॉलेज चाहता था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यहाँ पर कथन कारण बेस्ड है। दिया गया है, अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे आपके। तो बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो अंग्रेज क्या चाहते थे? इंग्लिश मीडियम का यूज करना। बताओ, सही है ना? और अगर हम देखें 3 यूनिवर्सिटी आपकी स्टैब्लिश की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन रीजन और एजर्शन वाला सही नहीं है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्लास? यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिटिश मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द पास ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में क्या कहा गया, जो हायर एजुकेशन है वो आपके अंग्रेजी माध्यम में ही दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसीज में आपकी यूनिवर्सिटीज खोली गई, कलकत्ता में, ठीक है, मुंबई में और मद्रास में। किसके रिकमेंडेशन पे पूछा जाता है? किसके रिकमेंडेशन पे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 यूनिवर्सिटीज खोली गई? तो आप याद रखिएगा वुड डिस्पैच। ठीक है, अभी हमने वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ा है 1856 में, जिसने दिया गया था। यहाँ पर क्या बोला गया था वुड डिस्पैच में? जो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन है, ठीक है, जो प्राथमिक लेवल पे जो एजुकेशन है वो वेनाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज का यूज़ करके उसको प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जाएगी। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं।
ये याद रखिएगा, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज किसके रिकमेंडेशन पे खोली गई थी? तो वुड डिस्पैच 1856। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है यहां पर। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से गांव कैसे प्रभावित हुए? ठीक है, जो आर्थिक नीति थी, जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उससे गांव कैसे प्रभावित हुए? गांव ने अपनी आत्मनिर्भरता खो दी, ग्राम पंचायतों ने अपना अधिकार खो दिया। अब आप सोचिए क्लास, गांव की अगर हम बात करें, गांव की इकोनॉमी जो है वहां के हैंडीक्राफ्ट पे डिपेंड करती है। गांव की बात करें तो या तो उनकी जो आमदनी है वो एग्रीकल्चर से होगी, खेती से होगी। अब अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत कितना इन लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कितना टैक्स ले रहे हैं, कितना रेवेन्यू ले रहे हैं, आपको पता है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है फार्मर्स का। साथ ही साथ यहाँ पर जो छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती थी उसको भी इन लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पूरी तरीके से जो गाँव था उसको क्या, जो उनकी इकोनॉमी थी उसको ये लोग प्रभावित कर दिया इन्होंने। प्लस अब विलेज पर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, विलेज लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशिएंसी। कैसे? जो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बेचारे फार्मर्स का लैंड पर उन्हीं का अधिकार नहीं है, अगर अधिकार भी है तो जितना बो रहे हैं उससे ज़्यादा तो टैक्स ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा, विलेज पंचायत लॉस्ट देयर अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। अब विलेज पंचायत का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर किसी चीज़ का कोई मतलब, अंग्रेजों का कंट्रोल है, कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों ही बिल्कुल सही होगा। आसान प्रश्न था, इसको बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्लास, क्या दिया गया है। आर्थिक रूप से 9वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था बताइए? भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, भारतीय स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण और शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि। बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी की, मैं आज फिर वही चीज रिपीट करूंगी। ड्रेन थ्योरी की जब वो बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि थेम्स का पानी गंगा का पानी ले जाके थेम्स में डाला जा रहा है। मतलब भारत की जो समृद्धि है उसको ले जाकर कहां डाल दिया जा रहा है? इंग्लैंड में। यहां पर मैंने आपको बताया है कि जब हम 1905 के समय की बात करते हैं, जब बंगाल का विभाजन होता है, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होते हैं, हम लोग स्वदेशी की बात करते हैं, बाइकॉट की बात करते हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको बाइकॉट करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उस समय औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए, वहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब उन गुड्स को जब तक वो बेचेंगे नहीं तो उनको प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो वो उन गुड्स को कहाँ लाके बेच रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो उन गुड्स को लाके भारत में बेच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, और ये हमारा भारत है, इंडिया है, जो कि कॉलोनी है, जो एशियन कंट्रीज हैं वो कॉलोनी है। तो वो क्या कर रहे हैं? यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे हैं, कच्चा माल सस्ते में लेके जा रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स, और उन रॉ मटेरियल्स को अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके जो फाइनल गुड है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको भारत के मार्केट में लाकर बेच रहे हैं, फाइनल गुड्स को। ठीक है, भारत के मार्केट में लाके बेच रहे हैं। तो यहां पर आप सोचिए, हमारे यहां से कच्चा माल जा रहा है और फाइनल गुड्स आप हमारे यहां लाके बेच रहे हैं। तो आपको पता है जो जहां हमारी कॉलोनी है वहां हमारा मार्केट भी है। तो इस तरीके से तो इन लोग का काम चल रहा था। तो हमारे यहाँ के भी लोग अब जो आए उनको समझ में आ गया, सबसे पहले ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट करो, इनको मार्केट ही मत दो। अभी भी आप देखते हैं जब भी चाइना से कोई भी हमारा दिक्कत होता है संबंधों में, तो हम कहते हैं बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि हमको पता है चाइना के लिए भारत जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर हम लोग आज बाइकॉट करना शुरू कर दे चाइनीज प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं उनको लॉस होगा।
समझ में आ रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ हमेशा समझिए क्लास कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि बनते थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ भी जिसका उत्पादन होता था। लेकिन जब हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचना चाहते थे तो ये एक हाई टैरिफ चार्ज कर देते थे हमसे, ठीक है। मतलब हमारा जो सस्ता प्रोडक्ट जब यहाँ से निकलता था तो वो सस्ता था, लेकिन वो ब्रिटेन पहुँचते पहुँचते, यूरोपियन कंट्रीज तक पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसको नहीं खरीदना चाहते हैं। तो अब आप खुद सोचो, जो चीज़ उनको सस्ते में मिल रही वो खरीदेंगे या महंगी चीज़ खरीदेंगे। तो भारत के जो हैंडीक्राफ्ट जो मार्केट थी, भारत का मार्केट था, तो इन्होंने पूरी तरीके से उसको डिमोलिश कर दिया और हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल अपने यहाँ ले जाके उसको फाइनल प्रोडक्ट करके हमारे यहाँ ही बेच रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का प्रोडक्ट नहीं ले जा रहे अपने यहाँ, उस पर हाई टैरिफ चार्ज कर दे रहे हैं ताकि वो महंगा हो जाए और कोई वहाँ खरीदे ही ना उसको। और जब कोई खरीदेगा नहीं तो हम लॉस में जाएंगे और हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझिएगा। तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है, एक मिनट, व्हाट वाज द, ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या बोला गया है, आर्थिक रूप से 9वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय हस्तलिपि को निर्यात में वृद्धि। अभी मैंने बताया इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, नहीं, हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इनके यहाँ जाते थे इतना टैक्स लगा देते थे कि वो महंगे हो जाते थे, बिकते ही नहीं थे। तो हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको तो पूरी तरीके से डिमोलिश करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, बिल्कुल नहीं, इंडियन ओन फैक्ट्रीज कहाँ थी? औद्योगिकरण तो ये यहाँ कर रहे थे, यहाँ पे मुश्किल से 1-2 फैक्ट्रीज लगती है आपकी बाद में। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हम कह सकते हैं कॉमर्शलाइज कर दिया इन्होंने, इतने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लेके चले आए कि यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन हो गया। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, नहीं, ब्रिटिश एरा की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया क्लास? चलो, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें कि किस तरीके से कॉमर्शलाइजेशन, चंपारण सत्याग्रह में क्या था? चंपारण सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो चंपारण में जो आपके जो फार्मर्स थे उनसे जो यूरोपियन आपके कह सकते हैं जो यूरोपियंस थे उन्होंने हाथ मिला लिया था चंपारण में, ठीक है, कि आप जो अपना आपका जो लैंड है, जो फार्मर्स का लैंड है, उसके में 3/20 हिस्से में वो किसकी खेती करेंगे? इंडिगो की खेती करेंगे। यही तो था, इसी को तो हम 3 कटिया सिस्टम कहते हैं। 3/20 हिस्से में आप इंडिगो उगाएंगे। ये वहां के फार्मर्स के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमर्शियल क्रॉप उगा रहे हैं, इंडिगो उगा रहे हैं, चाय पत्ती उगा रहे हैं। तो कॉमर्शलाइजेशन नहीं हुआ एग्रीकल्चर का? हुआ ना, यही बात कही जा रही है। हाँ, बाद में जब हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो आपको पता है मार्केट में यूरोपियन डाई आने की वजह से इंडिगो की डिमांड कम हो गई, जिसके वजह से ये जो यूरोपियन कल्टीवेटर्स थे उनको लॉस होने लगा। ये लॉस भी वो इंडियन फार्मर्स से लेना चाहते थे। तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स से कहा कि अगर आपको इंडिगो की खेती नहीं करनी है तो उसके लिए भी आपको हमें फाइन या फीस देनी पड़ेगी। तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिएगा, कॉमर्शियल क्रॉप्स का हम देखते हैं भारत में उगाने लगे ये लोग, जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, यही सब तो जाता था। कॉटन, जूट कहाँ जाता है एज अ रॉ मटेरियल? यूके में। और यूके में इंडस्ट्रीज से बढ़िया बढ़िया कपड़े बन के हमारे भारत में आके बिकते हैं और लोग प्रोडक्ट्स को खरीदते भी हैं। वाह, ठीक है, अभी भी ये चीज़ होता है। आप ब्रांड के नाम पे, क्लास देखिए, ब्रांड के नाम पे अभी भी मैंने लोगों को देखा है अंधाधुंध पैसा बर्बाद करते हैं बस ब्रांड के लिए। अरे भाई, थोड़ा सा आराम से, ठीक है, क्या ज़रूरत है अंधाधुंध पैसा बर्बाद करने के लिए? मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मैं सच बता रही हूँ। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं। मुझे कभी भी नहीं लगता है कि कपड़ों पे ज़्यादा पैसे बर्बाद करने चाहिए या किसी भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा पैसे बर्बाद करने चाहिए, ठीक है। हाँ, घूमो, खाओ, पियो, ठीक है, अच्छे से जाओ, कहीं घूमने जाओ, अच्छा अच्छा खाओ वहाँ का, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन ये कपड़ों पे पैसा बर्बाद करना, ये सब तो वो तो दूसरी चीज़ है, चलिए उस पर नहीं पढ़ते हैं। बस ये याद रखिएगा, भारत से जैसे कॉटन, जूट, ठीक है, ये सब वहाँ जाता था, फिर वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट्स आते थे, यहाँ पर कपड़े लोग पहनते थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं,
अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया, भारतीय नील की मांग बढ़ाने वाले मुख्य कारण क्या थे? नील से गहरा नीला रंग निकलता था, इंग्लैंड में कपास उद्योग का विस्तार। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है कि नील की खेती का क्यों, नील की खेती को बढ़ावा, द मेन रीजन दैट रेज द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो। तो आपको पता है नील की खेती का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पर नीला रंग हमको मिल रहा है ना, जो मैंने आपको बताया। और जब अभी यूरोपियन डाइज आएगी तो क्या होगा, यूरोपियन डाई के आने के बाद इन्हीं इंडिगो प्रोडक्ट का मांग कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिगो डाई का जो रंग है वो ज़्यादा गहरा होता है और आसान होता है चढ़ाने में, इस वजह से मतलब सस्ता भी पड़ता है। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रमोटेड इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया, दैट वॉज वेयर द मेन रीजन दैट रेज द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, क्योंकि इंडिगो प्रोड्यूसेस अ ब्लू कलर, ठीक है, एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, बड़ा है तो थोड़ा सा स्लाइड से हटूंगी, आराम से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, फिर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। भारतीय कुटीर और हस्तलिपि क्षेत्र के पतन में किस कारक ने योगदान दिया था? तो बताइए किस कारक ने योगदान यहां पर दिया था? ब्रिटिश क्षेत्रों में रियासतों का धीरे धीरे विघटन, विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट इन द डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, ठीक है, भारत में जो हैंडीक्राफ्ट थे और कॉटेज इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? ब्रिटिश क्षेत्रों में रियासतों का धीरे धीरे विघटन, बिल्कुल सही है, जो रियासत थी वहाँ के जो रूलर्स थे उनका विघटन होने लगा। पहले रूलर्स के लिए वहीं पर ही बुनाई उनाई की जाती थी, स्पेशल कॉस्ट्यूम तैयार करके उनको प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन जब रियासतें आपकी ख़त्म होने लगी तो थोड़ी सी ये विघटन होने लगा। ब्रिटिश अधिकारियों का कारीगरों को संरक्षण नहीं देते थे, बिल्कुल सही है, जो ब्रिटिशर्स थे वो हैंडीक्राफ्ट जो लोग थे, जो उद्योग इस उद्योग से जुड़े थे, उनको किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं देते थे, संरक्षण नहीं देते थे, बल्कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे हमारे यहाँ के कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, भारतीय कुटीर और हस्तलिपि क्षेत्र को। ब्रिटेन ने कई तरह के भारतीय उत्पादों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, बिल्कुल सही है, इन्होंने प्रतिबंध लगाया, ज़्यादा टैक्स वसूला, ज़्यादा टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते थे इनके बाजार में। भारतीय उत्पाद अंग्रेजों के सस्ते उत्पादों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। तो अब आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट इनके यहाँ जा रहा है, इन्होंने हाई टैरिफ लगा लिया, हमसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो वहाँ जाकर हमारे प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे। तो कोई क्यों महंगा प्रोडक्ट खरीदेगा ना? तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ना है और समझना है, इसमें इतने नॉलेज की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। ये थोड़ा सा भी अगर आप सोचेंगे, लेंदी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर अगर आप सोचेंगे तो आराम से इन प्रश्नों को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्लास, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। भारत में अंग्रेजों की वाणिज्यिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? बताइए। यहाँ पे कॉमर्शियल पॉलिसी की बात की गई है कि क्या विशेषता थी इनकी। इसने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसने भारतीय वस्तुओं के निर्यात को वित्त पोषित करने के लिए राजस्व का उपयोग किया, मजदूरों को कम वेतन पर कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया, इंग्लैंड में हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दिया। कॉमर्शियल पॉलिसी की बात की गई है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। इट एक्वायर्ड मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, बिल्कुल सही है। आप देखते हैं एक तरीके की मोनोपोली इनकी रहती भी है। इट यूटिलाइज द रेवेन्यू टू फाइनेंस इट्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स, इसने भारतीय वस्तुओं के निर्यात को वित्त पोषित करने के लिए राजस्व का उपयोग किया, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हीं लोगों को तो बेनिफिट हो रहा था, तो राजस्व का उपयोग ये कर रहे हैं। लेबर वेयर फोर्स्ड टू वर्क इन द कंपनी एट लो वेजेस, हाँ, कम वेजेस पे, कम सैलरी पे जो लेबर्स थे, ठीक है, जो मजदूर थे, उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, एकदम सही है। इंग्लैंड में हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। अभी मैंने आपको बताया जो हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उसको कहाँ प्रमोट किया गया इंग्लैंड में, बल्कि भारत में भी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ठीक है क्लास। ये भी एक आसान प्रश्न हम कहेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक
शासन का परिणाम नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि की बर्बादी, भारतीय उद्योगों की बर्बादी, भारतीय व्यापार की बर्बादी, भारतीय सामंतवाद की बर्बादी। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की बात की जाती है। आपको पता है हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम को इन्होंने बर्बाद किया, भारतीय कृषि को इन्होंने ये बर्बाद कर रहे थे। बेचारे हमारे फार्मर्स, उनके पास खुद ही खाने को नहीं रह जाता था, इतना एक्सप्लॉइट करते थे। भारतीय उद्योगों की बर्बादी, मैंने आपको बताया हमारे यहाँ की जो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ठीक है। भारतीय व्यापार की बर्बादी, आप देख रहे थे हमारे यहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा है, जिसको कि हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम कहते हैं डेफिसिट, माइनस में जा रहा है। भारतीय सामंतवाद की बर्बादी नहीं, भारतीय सामंतवाद की बर्बादी तो नहीं, उसको तो प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी सी आपका सही होगा, नॉट अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बोला गया है, इसलिए डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया गया है। बंगाल में 18वीं शताब्दी में कपड़ा उद्योग के पतन का क्या कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में गिरावट, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात पर उच्च टैरिफ दरें, या फिर कारीगरों की अनुपलब्धता। ठीक है, ये यहां पर देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन के पीछे अगर हम देखें एक बहुत बड़ा कारण था, हाई टैरिफ चार्ज किया जा रहा था। ब्रिटेन को निर्यात पर उच्च टैरिफ की बात यहाँ पर की गई थी। मैंने आपको बता दिया हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उस पर हाई टैरिफ चार्ज करने की वजह से वो बहुत महंगे हो जाते थे, जिसकी वजह से अब आपको खुद पता है लोग सस्ते सामान खरीदेंगे, महंगे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जहाज निर्माण उद्योग ने प्रसिद्धि अर्जित की थी। जहाज निर्माण के मुख्य यार्ड कहाँ थे? भारत में बोला गया है। बताइए, शिप बिल्डिंग की यहाँ पर बात की गई है। भारत में शिप बिल्डिंग अगर हम देखें 18th और 17th सेंचुरी में कहाँ खुले थे? गोवा, सूरत, लखनऊ, हैदराबाद। अब आपको पता होगा लखनऊ हैदराबाद तो नहीं, गोवा और सूरत ही होगा ना, तो ये थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तब भी कर सकते। 3 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हटा दीजिए। अब यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो गोवा और सूरत है, ए है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्रिटिश काल के दौरान मलमल सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुओं में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मलमल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था? तो बताइए, मलमल कहाँ पर मिलता था? सबसे ज़्यादा मलमल कहाँ मिलता था? ढाका में, दिल्ली में, कलकत्ता में, या फिर चेन्नई में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मसलिन जो है वो ढाका है। ठीक है, मलमल। क्लियर है? ए। अगला देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ठीक है, भारी उद्योग की अनुपस्थिति, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जमीन में निवेश करने के लिए अमीरों की प्राथमिकता। तो बताइए, अगर हम देखें, देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ऐसा क्यों था? क्या यहाँ पर फॉरेन कैपिटल की कमी थी, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, या फिर प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड? जो रिच लोग थे वो प्रेफर करते थे लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या सही उत्तर होगा? एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों की अनुपस्थिति। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ क्योंकि भारी उद्योगों की अनुपस्थिति थी। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। अंग्रेजों द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा आयातित माल है। ठीक है, कौन सा माल बंगाल से ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था? रॉ कॉटन, ऑयल सीड, ओपियम, शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइस, टी, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेटर, या फिर ओपियम एंड ओपियम।
बताइए क्या एक्सपोर्ट किया जाता था? कपास, रेशम, नमक, नमक नहीं, इसको सॉल्ट पेटर वो करिए, नमक नहीं, ये ट्रांसलेट वो कर दिया है। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेटर एंड ओपियम। बैटल ऑफ प्लासी के बाद और बक्सर के बाद हम देखते हैं जो कंपनी थी उसने अपने रूल को कंसोलिडेट कर दिया था बंगाल में। ठीक है, और यहाँ से बंगाल से ये बिगेस्ट एक्सपोर्टर हो गई थी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का, जो कि ब्रिटेन जाता था और आपके फिनिश्ड गुड में, वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है, फिनिश्ड गुड में मतलब फाइनल गुड में आपका कन्वर्ट होने के बाद भारत ही लाके बेच दिया जाता था। यहाँ पे देखते हैं, औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पर बात की गई है। पहला दिया गया है इसकी शुरुआत 1813 में हुई। फिर उसके बाद आपको दिया गया है कि ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापार एकाधिकार के समाप्त होने से इस प्रक्रिया में तेजी आई। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वॉज स्टार्टेड इन 1813। ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडियन कंपनी की एंड हो गई थी, जिसके वजह से ये जो प्रोसेस था उसको स्पीड मिला। तो मैंने आपको पहले के क्लासेस में भी बताया है, जब हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं तो ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। बस अभी मोनोपोली चाय के उसमें और चाइना के साथ बची हुई थी, जिसको कि 1833 में ले जाके पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रीजन पूछा गया है, तो दोनों रीजन हो सकते हैं। ठीक है, सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से समझता है? यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की गई है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, इसको समझिए। यहाँ पर दिया गया भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए थे। दूसरा आपको दिया गया भारतीय कपड़ा उद्योगों में बड़ी संख्या में मशीनें लाई गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया गया रेलवे लाइंस वेयर लेड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में रेलवे लाइन बिछाई गई। और आखिरी दिया गया है ब्रिटिश निर्माताओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर बोला गया है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से समझाता है? आपको पता है ना कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए थे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन टेक्सटाइल हैड to face stiff competition from the English textile in Europe and American markets. Heavy duties were imposed on the imported Indian textile in Britain. Britain started producing machine-made goods and textile that were much cheaper than the Indian good. It led to the renaissance of Indian handicraft industries. वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, वही सेम चीज़ सारे प्रश्न का उत्तर है आज के। क्या बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड भेजे गए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज से गुड प्रोड्यूस हो रहा है और वो चीपर अमाउंट में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज से जो गुड्स मिल रहे हैं वो चीप मिल रहे हैं, तो लोग उसको खरीद रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, तो लोग नहीं खरीद रहे हैं। और इसी वजह से हमने कहा खादी को प्रमोट करने की बाद में 1905 में चरखा खादी की बात की जाती है, बाइकआउट किया जाता है इंग्लिश प्रोडक्ट्स को ना, जला दिया जाता है। इस प्रश्न को देखते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है, काफी देर बाद एक अच्छा प्रश्न आया है। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिकरण के संबंध में आपको चीजें बतानी है, तो बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। पहली कपास मिल 1853 में शुरू की गई थी। दूसरा दिया गया 1905 में प्रसिद्ध टाटा आयरन और स्टील उद्योग की स्थापना हुई। ठीक है, तीसरा आपको दिया गया देश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया।
उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा क्लास यहां पर? यहां पर देखिए, अगर हम फर्स्ट कॉटन मिल की बात करें तो वो 1853 में नहीं 1854 में स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1905 में फेमस टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वाज एस्टैब्लिश। 1905 नहीं, ये 1907 का समय है। इंडस्ट्रीज वाज प्रोमोटेड इन ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री, ये भी आपका गलत है। सारे रीजन्स में नहीं, इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो यहां पर आपका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है क्लास, देखिए टिस्को आपका एस्टैब्लिश हुआ है 1907 में। 1854 में बॉम्बे में पहले कॉटन मिल इंडस्ट्री आपकी एस्टैब्लिश हुई है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या था? बताइए। उच्च राजस्व मांग, विऔद्योगीकरण, बैंकिंग संस्था की स्थापना। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुर्दशा की बात की गई है। बैंकिंग संस्था की स्थापना तो एक अच्छी चीज है ना, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होंगे तो लोगों को लोन सस्ते मिलेंगे, लोन मिलेंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो इस ऑप्शन को अगर हम हटा दें, उच्च राजस्व मांग कहा जा सकता है, विऔद्योगीकरण कहा जा सकता है। रूरल इकोनॉमी या विलेज की इकोनॉमी को बर्बाद करने के पीछे वहां की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको बर्बाद कर दिया जा रहा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया है जो लोग फार्मिंग करते थे, जिनके पास लैंड था, उनसे हाई रेवेन्यू या हाई टैक्स लिया जा रहा था। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न इतने डिफिकल्ट नहीं है, इन प्रश्नों को मैं डिफिकल्ट नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे ना तब भी ये प्रश्न आप एग्जाम में कर लेंगे। देखने में बड़े हैं, लेंदी हैं, घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन प्रश्न आपके डिफिकल्ट नहीं है। मैं फिर ये बात बोलूंगी क्लास। इस प्रश्न को देखिए, फेमाइन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? अ फेमाइन कोड वॉज फ्रेम्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और दूसरा आपको दिया गया है कि मेनी फेमाइन कमीशन वेयर फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो बताइए कौन सा इनकरेक्ट है आपका? यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है? यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है। अगर हम देखें, ब्रिटिश सरकार द्वारा अकाल संहिता तैयार की गई थी, हाँ। ब्रिटिश काल के दौरान कई अकाल आयोग बनाए गए थे, हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इस वजह से आपका सही हो जाएगा आंसर बी, और मतलब सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अब अगर आपको फेमाइन कमीशन याद करना है तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। स्ट्रॉ ला मैकडॉनल्ड से, ठीक है, स्ट्रॉ ला मैकडॉनल्ड से स्ट्रॉ लाने की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट फेमाइन कमीशन था वो 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची के कमीशन में स्टैब्लिश किया गया था। तो स्ट्रॉ से याद रखेगा, ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेची 1858 फर्स्ट फेमाइन कमीशन आपका स्टैब्लिश हुआ था। फिर लिया, ठीक है, लिया, स्ट्रॉ ला मैकडॉनल्ड से। तो यहाँ पर देखिए, सेकेंड फेमाइन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये जेम्स लियाल के चेयरमैनशिप में आपका स्टैब्लिश हुआ था 1897 में। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है और ये आपको याद करना है। थर्ड फेमाइन कमीशन की बात करेंगे तो सर एंथोनी मैकडॉनल्ड करके है, मैकडॉनल्ड पैनल है, ठीक है। तो ये 1900 में। तो स्ट्रॉ ला मैकडॉनल्ड से तो लियाल, जो भी ये स्ट्रेची हो गया, लियाल हो गया, और यहाँ पर मैकडॉनल्ड से, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश काल में जामदानी वस्त्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? जामदानी वस्त्र की बात यहां पर की गई है, बताइए सबसे महत्वपूर्ण।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जामदानी टेक्सटाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम वेयर? ढाका इन बंगाल, लखनऊ इन यूनाइटेड प्रोविंस, लाहौर इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, या फिर सूरत इन बॉम्बे प्रोविंस। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है जामदानी वस्त्र की अगर हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो बंगाल में ढाका और संयुक्त प्रांत में लखनऊ। 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर है। जो जामदानी है ये आपका मसलिन होता है, मसलिन फैब्रिक होता है, बहुत फाइन मसलिन को जामदानी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ढाका बंगाल और लखनऊ इन यूनाइटेड प्रोविंस इसके लिए फेमस था। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? टू पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं ना। कब प्रकाशित की थी उन्होंने? 1901 में। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार यहां करना है, तो थोड़ा वीडियो को पॉज करना है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास और आराम से प्रश्न देने का प्रयास करिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? पढ़िए प्रश्न को ध्यान से, पढ़िए क्या दिया गया है। निवेश के माध्यम से बंगाल का राजस्व इंग्लैंड भेजा जाता था। एकदम सही है। इन्वेस्टमेंट के थ्रू बंगाल का रेवेन्यू जो है इंग्लैंड भेजा जाता था। सही है। 1858 के बाद धन की निकासी कम हो गई। अंग्रेजी अधिकारियों के वेतन और अन्य आय धन की निकासी का मुख्य घटक थे। सैलरीज एंड अदर इनकम ऑफ द इंग्लिश ऑफिशियल वेयर द मेन कंपोनेंट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। करेक्ट की बात की गई है यहां पर। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था वो डिक्रीज हो गया 1858 के बाद। अगर 1858 के बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ डिक्रीज हो गया होता तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 1901 में दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्यों पब्लिश करते, ड्रेन थ्योरी क्यों वो देते? इसका मतलब बढ़ गया कहीं ना कहीं। आपको पता है 1857 की अगर हम बात करें तो यहां पर बढ़ जाएगा ना, सप्रेस कर लिया इन्होंने क्रांति वहां की। तो ये आपका गलत हो गया और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करिए। आमतौर पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में व्यापार का संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी ने बिना किसी प्रतिफल के निर्यात रूप ले लिया। जनरली इंडिया हैव अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्विटेड एक्सपोर्ट। अब मुझे बताइए, इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ हमारे यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश गुड को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो आपका बैलेंस रहेगा क्या यहाँ पर? बताइए, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका बैलेंस रहेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब आपका बराबर रहेगा तभी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका इक्वल रहेगा। जितना आप इंपोर्ट करें, आयात करें, उतना ही निर्यात करें। लेकिन भारत में क्या हो रहा था? हाँ ठीक है, हम निर्यात कर रहे थे रॉ मटेरियल्स को, लेकिन उसके लिए हमको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनल गुड्स हमारे ही मार्केट में आके बेचा जा रहा था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आपका इम्बैलेंस था। समझ में आ रहा है? तो ये तो गलत हो गया। धन की निकासी ने बिना किसी प्रतिफल के निर्यात रूप ले लिया, ये भी गलत है। दोनों ही आपके गलत हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर क्लास? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के जो प्रश्न अभी यहाँ तक हम लोग देख रहे थे वो कैसे, वो थोड़ा नॉलेज बेस्ड प्रश्न है। अगर इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में मिले तो आप ड्रेन थ्योरी याद रखिएगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजें मैंने आपको बताई उसको ध्यान रखिएगा, आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और ये स्लाइड आ गई है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलविदा कहने का समय आ गया है। तो क्लास, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वो सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इधर हमने आधुनिक भारत के क्वेश्चंस को देखा है। अभी समय है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्लास का समय और बढ़ाया जाएगा। आप लोग बताइए, 1 घंटे की क्लास सही है कि थोड़ा सा समय और बढ़ाया जा सकता है?
आप लोग के पढ़ने पे डिपेंड करता है। तो आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। जाते जाते एक बात फिर वही कहूँगी कि अपने पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए, आपके जो प्रियजन हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं जीवन में आपके, ठीक है, जो आपका हित चाहते हैं, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखिए और सबसे पहले खुद पर भरोसा रखिए। सफल आप ज़रूर होंगे। और कोई भी परेशानी होती है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आने वाले सेशंस में हम लोग आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं एंड करूंगी। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।